तो दोस्तों, आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बढ़ती ही जा रही है। वो प्रॉब्लम है कैंसर। आजकल अनेकों प्रकार के कैंसर होते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन कैंसर है जो हमारी बहनों को सबसे ज्यादा होते हैं, और कैंसर के कुछ तथ्य और अंधविश्वासों पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शो। और इस विषय पर हम सभी को जागरूक करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बनी हुई हैं डॉक्टर भावना राय। सबसे पहले वेलकम टू अवर शो मैम। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, जैसे आज हम जानना चाहेंगे कि जो कैंसर है, जो बहुत ही एक भयानक प्रॉब्लम है, भयानक बीमारी है, महिलाओं को कौन कौन से ऐसे कॉमन कैंसर्स हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ जी, जो सबसे कॉमन कैंसर्स महिलाओं में है वो है एक कैंसर ब्रेस्ट का, कैंसर सर्विक्स, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं। ओके। आजकल जो बढ़ता कैंसर हमें दिख रहा है वो कैंसर ओवरी है और कैंसर ऑफ द यूट्रस भी है। ओके। बाकी जो अन्य दूसरे कैंसर्स हैं, जैसे हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इसमें गॉल ब्लैडर के कैंसर्स, पित्ते के कैंसर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजनल ये, और पित्ते में पथरी की होने की वजह से जी। और साथ में जो दूसरे कैंसर्स आजकल जो देखे जा रहे हैं, जो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि मेल्स में हैं, वो लंग कैंसर्स भी हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग। ओके। लाइफस्टाइल। हाँ जी, लाइफस्टाइल। और बाकी डिफरेंट कैंसर्स डिफरेंट जगहों में कई बार रीजनल रहते हैं, जैसे कई जगहों में स्टमक कैंसर ज़्यादा कॉमन है, कई जगहों में इसोफेगस कैंसर ज़्यादा है, जैसे कश्मीर या नदन में। बट मेनली जो मोस्ट टॉप 3 या 4 कैंसर्स हैं उनमें ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी एंड यूट्रस, ये कैंसर्स रहते हैं। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, और आपने जैसे आई थिंक गॉल ब्लैडर का आपने जिक्र किया कि नॉर्दर्न साइड में ये ज़्यादा है, तो क्या हम जान सकते हैं कि इसका इतना इम्पोर्टेंस या इतना बड़ा कारण क्यों है कि नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज़्यादा है? एक्चुअली अभी बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा गया है कुछ सालों में जी कि जो ये गैंजेस की बेल्ट है, ओके, इस बेल्ट में समहाउ गॉल ब्लैडर कैंसर्स ज़्यादा हैं, जबकि वैसे अगर देखा जाए तो गॉल ब्लैडर कैंसर्स कॉमन कैंसर्स नहीं है। हाँ जी। बट ओवर द इयर्स ये इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, और इसमें मेन जो कहते हैं वो बेसिकली गॉल स्टोन्स, जिसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं, जी। जो काफी देर पड़े रहने से क्रॉनिक इरिटेशन कॉज करते हैं और इंसिडेंस ऑफ कैंसर इंक्रीज कर रहा है जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये पकड़े भी थोड़े लेट जाते हैं। जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ये जो 3-4 जो हमारे जो कैंसर्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सर्विक कैंसर है, एक ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डॉक्टर, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या रीजंस हम बोलें तो क्या रीजंस हैं इन कैंसर्स के होने के? देखिए, कैंसर्स में बेसिकली हम उनको ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं जी। एक तो लाइफस्टाइल रिलेटेड, जी, ठीक है, इसमें हमारा ओबेसिटी, हाइजीन, इन सब का कॉज रहता है जी। फिर दूसरे कॉजेज होते हैं हेरिडिटरी कॉजेज, जो हमारी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है या हेरिडिटरी हम पास ऑन होते हैं उस वजह से होते हैं। फिर होता है जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे हमारी जीन्स होती हैं उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ठीक नहीं होता, समथिंग गोज रॉन्ग, तो वो म्यूटेशंस आगे करके वो सेल्स एक अलग डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको अगेन हम अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन को हम कैंसर कह देते हैं। ओके। सो ये मेनली कॉजेज रहते हैं। तो हम सबसे बड़ा जो कारण हम डॉक्टर माने वो है हेरिडिटरी, मतलब हमारे पेरेंट्स के या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें जो ट्रांसफर होते हैं? नॉट रियली एक्चुअली। अगर हम कई कैंसर्स हैं जिनमें हेरिडिटरी कंपोनेंट है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, वो भी हेरिडिटरी जो कंपोनेंट है वो कम है, अराउंड ओनली अबाउट 10 to 15 और मैक्सिमम 20%। बट मेजरली जो कहते हैं वो है लाइफस्टाइल, आई वुड से। जी। आई थिंक डॉक्टर, तभी हम देखें, अगर पहले इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स या इतने ज्यादा केसेस हम कैंसर के नहीं देखते थे, बल्कि आज हम हर दूसरी महिला को कोई ना कोई छोटी प्रॉब्लम, और वो फिर बढ़ती जाती है क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते हैं, वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। शायद इसीलिए आजकल हमारे एरिया में या हमारे भारत में कैंसर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये आपकी बात सही है कि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, बट इसके रीजंस एक तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल नो है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, वो सब है। बाकी और रीजंस ये भी हैं कि एक तो आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ज्यादा आ गई हैं, पीपल आर मोर अवेयर। पहले पता ही नहीं चलता था, बस सुनने में होता था शायद कैंसर हुआ या कैंसर की वजह से मर गए या कैंसर की वजह से, तो वो पुराने कई बार बोलते थे ऐसे ही हो गया होगा, शायद इग्नोरेंस भी थी। तो एक तो उसकी वजह से बिकॉज हमारी इन अवेयरनेस बढ़ गई है, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो इसीलिए एक तो ज्यादा देखा जा रहा है। इंडिया में कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी कैंसर इंसिडेंस रिलेटिवली कम है, बट अगर हम इसको अभी
कंट्रोल नहीं करेंगे जी, तो डेफिनेटली हम भी एक खराब सिचुएशन में आ जाएंगे। जी डॉक्टर, अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये प्रॉब्लम हो तो देखिए, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग इतना एजुकेटेड है और इतनी ज़्यादा हमारी जो एडवांसमेंट हो चुकी है, पता किया जा सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लें और अपने आप को और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर क्या ये मिथ है या क्या हम जैसे सुनने में आता है हमारे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा शायद हम इस फील्ड से नहीं है तो हमें इतना नहीं पता है, क्या ये बात सही है कि जो कैंसर जो है वो इन्फेक्शियस होता है? कैंसर पर से इन्फेक्शियस नहीं होता। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर है तो किसी और को उससे कैंसर हो जाएगा जी। बट डेफिनेटली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स लाइक कई बार वायरसेस होते हैं कुछ, जैसे हम HPV वायरस कह देते हैं या HIV वायरस कहते हैं, दे आर द वायरसेस जो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे, बट उसमें भी नॉट नेसेसरीली कि वो हर वायरस कैंसर का वायरस होगा और वो कैंसर कॉज करेगा ही करेगा। जी। तो ये एक मिथ है कि कैंसर कंटेजियस होता है। बहुत बारी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी परेशान होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और फैमिलीज उनको एकदम अलग इसलिए कर देती हैं, आइसोलेट कर देती हैं वो क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कंटेजियस। दैट इज डेफिनेटली अ मिथ। इन फैक्ट अ कैंसर patient needs care and family support. जी, आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम मोटिवेशन की और सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो कर सकते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली है। तो दोस्तों, आप ऐसी सिचुएशन में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि देखिए जैसा भी डॉक्टर ने बताया ही है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक दूसरे से नहीं हो सकती है, ये उसी इंसान को रहेगी जिसको ये है। तो उस वक्त उस इंसान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपके सपोर्ट की है, तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक जो चीज़ हमारे भी दिमाग में ये है कि कपल है तो क्या एक दूसरे से उनको हो सकता है? नहीं हो सकता, डेफिनेटली नॉट। ओके। कैंसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैंसर एज सच नहीं हो सकता, ओके, बट कैंसर प्रिवेंशन में जी डेफिनेटली आपका सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी मैं कहूँगी या हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो उसमें एजेंट्स हैं जो कैंसर में हाई रिस्क कॉज करते हैं या कॉज कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर में हम वायरसेस कहते हैं HPV वायरस, वो डेफिनेटली सेक्सुअल ट्रांसमिशन से रहते हैं। ओके जी। सो कैंसर पर से नहीं ट्रांसमिट होता है जी। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हाँ जी, कि एक कैंसर पेशेंट के साथ जितना परिवार है, इवन स्पाउस है जी, मतलब उनकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। okay. दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग क्लिनिक में ऑफन देखते हैं, सपोज किसी के कोई कैंसर डायग्नोज्ड है जी, कोई फैमिली में कैंसर है, उसमें कई बार ये होता है कि मतलब किसी और को पेशेंट की वजह से नहीं प्रॉब्लम होगी, बट बिकॉज पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट पे है उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट पेशेंट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर। मतलब किसी और के इन्फेक्शंस उस पेशेंट को होके उसकी तबीयत खराब कर सकते हैं या वो प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, स्पेशली व्हेन योर मतलब ट्रीटमेंट पे रहते हैं तो उस दौरान ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो अदरवाइज मतलब एज सच कोई कपल्स को ट्रांसमिशन नहीं रहता है एक दूसरे से कैंसर का। जी डॉक्टर, आपने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि देखिए जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम को, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसको प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मल इंसान से, अगर मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम है तो क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतना वीक हो गया तो उनको पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है एक नॉर्मल पर्सन से, यानी कि नॉर्मल बंदे को जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डेफिनेटली, स्पेशली जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे होते हैं जी, तो वो ज्यादा ध्यान रखने के लिए हाँ जी, हम देखते हैं, हमने सुना भी है, जैसे बहुत बार इंसान वीक हो जाता है इस टाइम, इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं कि मतलब उनको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है हमें। वीक हो जाते हैं, खून में कमी आ जाती है, जो हमारे इन्फेक्शन फाइट करने वाले सेल्स होते हैं वो भी कम होते हैं कैंसर सेल्स के साथ। सो उस दौरान हम पेशेंट्स को बोलते हैं या कि आप थोड़ा सा, जैसे बहुत रिश्तेदार नहीं मिलने आए या किसी को खांसी जुकाम ज्यादा है उसके साथ इतना क्लोज कांटेक्ट न रखें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मतलब जो इन्फेक्शन से बड़ी जल्दी इजीली अपॉर्चुनिटी लेके उसको जी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है उस टाइम पे। एक सबसे बड़ी बात डॉक्टर हम भी जैसे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स में जो होती है वो है इंसान को मोटिवेट करना, और एक फैमिली मेंबर ही है जो उनकी विल पावर को बढ़ा सकता है। उनसे हमेशा पॉजिटिव बातें करके, हमेशा कभी भी नेगेटिव बात ना करें। पार्शली आई एग्री जी, पार्शली आई डोंट एग्री। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खराब बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एक कैंसर पेशेंट से कम्युनिकेट करना। जी, बिकॉज पेशेंट ऑल्सो हैज़ अ राइट टू नो। तो हम जो अच्छा है, डेफिनेटली मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, किसी भी टाइम पे हम पेशेंट को डिस्करेज नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम पेशेंट अगर चाहे तो हमें उसको सच बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कह के कि उनको नहीं बताना या वो नहीं झेल सकेंगे, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली
जी। जब पेशेंट चाहें या जब अटेंडेंट्स चाहें, पेशेंट को धीरे धीरे सच बताना जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम मोटिवेट करना इसलिए जरूरी है ताकि वो उसको अच्छे से टैकल करे, ताकि वो अपना अच्छे से और ध्यान भी रखें। अगर मान लीजिए कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है तो एटलीस्ट वो जो इंसान है, जो महिला जिसको ये प्रॉब्लम है, तो वो अपना ध्यान थोड़ा ज्यादा रखें। क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि लोग कह देते हैं कि इनको कुछ नहीं बताना, इनको कुछ नहीं पता है, वो बहुत आराम से फिर जीने लगते हैं और उनको वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। मोर देन दैट ये होता है कि जब वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं तो उनको दिल में पता रहता है कि है जी। सो वो एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती जी, और कई बार उनको दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। हाँ जी, पता नहीं क्या है, एंड एक बारी आप उनसे बात कर लो और एक बारी वो आपसे खुल के बात कर लें तो वो बहुत ईज आउट हो जाए। जी, जैसे कहते हैं कि अब बातें शेयर करने से यू फील रिलैक्स्ड। अब डॉक्टर से भी और फैमिली से, नहीं तो वो एक अजीब सा बैरियर बन जाता है जो ऑलरेडी पेशेंट जो तकलीफ में है उसको एक और स्ट्रेस देने वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने आप तक ना रखें। जो आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको ये बातें जरूर बताएं। एक तरीका होता है बातें बताने का भी, अगर आप उनको नहीं बताएंगे आने वाले समय में वो उनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कारण कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है। मान लीजिए हम जैसे डिप्रेशन है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑटो इम्यून जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमने सुना है कि उनका कारण एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। तो क्या कैंसर में भी जो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या ये भी एक कारण हो सकता है? स्ट्रेस से ज्यादा मे बी स्ट्रेस रिलेटेड आप ओबेसिटी कह दी, मतलब थिंग्स जो कहते हैं ओबेसिटी हो गया, और आई वुड से मे बी अगर स्ट्रेस रिलेटेड कोई स्मोक करे, वैसे वो इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन, बट पर से स्ट्रेस एज सच नहीं कॉज करता, इट्स योर लाइफस्टाइल which may be related to stress। तो मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो मतलब एक स्ट्रेस छोटा सा कारण हो सकता है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन स्ट्रेस भी नॉट ए डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका जो होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है आजकल वो है एक लाइफस्टाइल। डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हम जंक के ऊपर जा चुके हैं। हमारा सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, आज नहीं तो कल। हम कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम को लेकर फिर आगे सफर करते हैं। क्योंकि तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं अपनी सभी बहनों को भी यही कहना चाहूंगी, अपनी सेहत पे जरूर ध्यान दें। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आपकी आने वाली जिंदगी और प्रेजेंट लाइफ भी जो है वो भी वर्स्ट हो सकती है। डॉक्टर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत सारी बातें की कि स्ट्रेस के बारे में भी, स्ट्रेस एक इनडायरेक्ट उसका कारण है और आपने इसके होने के क्या कारण है, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। अगर देखिए हम तो चाहेंगे कि हमारी बहनों को ये प्रॉब्लम ना हो और जो हमारा भारत देश है वो इससे कैंसर से मुक्त रहे, तो इसके प्रिकॉशंस के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं सभी महिलाएं? देखिए, हर कैंसर का, जैसे अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें जी, तो उसमें एक तो यही है कि हेल्दी मतलब हाइजीन जो है अपना वो मेंटेन करना ज़रूरी है। जो अर्ली एज है सेक्सुअल कांटेक्ट की वो नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स नहीं होने चाहिए। स्मोकिंग का कोरिलेशन पाया गया है सर्वाइकल कैंसर से, तो ये सब चीज़ें हैं ऑन वन हैंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें कि जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ऑन द अदर हैंड ये भी ठीक बात नहीं है कि आप बहुत लेट मैरिजेस कर रहे हैं, बिकॉज वो इन इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। सो एवरीथिंग इट हैज़ अ टाइम। हमारा जो बायोलॉजिकल एक बनाया हुआ है ऊपर कुदरत ने, उसका एक मतलब हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे होनी बहुत ज़रूरी है। सो आजकल इतनी अर्बनाइजेशन हो गई है कि मैरिजेस आर बीइंग पुश्ड लेट, इस वजह से चाइल्ड बर्थ लेट है। सो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, या फिर लोग शादी नहीं करते, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, ओबेसिटी है, अगेन स्मोकिंग। सो एक्सट्रीम्स ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब हर चीज़ एक लिमिट में और एक नॉर्मलसी में करें। इवन डाइट में, लाइक जैसे कहते हैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा जंक फूड है, दे आर अगेन कॉजिंग, हमारा जितना ये फर्टिलाइजर्स है, सिंथेटिक फूड्स हैं, मतलब इन सब का कंट्रीब्यूशन है उसमें। जी। तो कहने का मतलब ये है कि लीड अ नॉर्मल लाइफस्टाइल जी, एंड डोंट गो टू एक्सट्रीम्स। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा। और हमारी बहनें जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं, जितने भी यंग गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उन सभी को हम यही कहना चाहेंगे, जो चीज़ें अभी डॉक्टर ने बताई, इन बातों पर आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। क्योंकि देखिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से आप बच सकते हैं। आपने स्मोकिंग नहीं करना है, लाइफस्टाइल जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने जो भी चीज़ करनी है वो टाइम पे कीजिएगा। आपने स्मोकिंग नहीं करना है, डाइट आप अपनी अच्छी रखिए, लाइफस्टाइल जैसे डॉक्टर ने बात की, लाइफस्टाइल में आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हर चीज़ टाइम पे ही अच्छी लगती है। तो इन सब बातों को आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं और एक
खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। देखिए डॉक्टर, हर चीज़ का या हम बोले कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ये कैंसर्स होते हैं इनका भी कोई ना कोई इलाज होता होगा। तो हमारे सभी लिसनर्स इस इलाज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ट्रीटमेंट होता है कैंसर्स का? कैंसर्स का मेनली जो हम ट्रीटमेंट डिवाइड करते हैं वो है सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ओके। और सर्जरी तो सबको पता ही है। रेडिएशन में हम यूज़ करते हैं गामा रेज रहती हैं या रेडियो एक्टिव जो यूज़ करते हैं जी। और कीमोथेरेपी में ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं। ओके। और ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर में ही तीनों इलाज किए जाएं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसमें जो मेन रोल रहता है वो सर्जरी का है, मतलब तीनों का ही, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। जी। सर्वाइकल कैंसर है उसमें अर्ली स्टेजेस में सर्जरी होती है जी। और फिर आगे प्योरली रेडिएशन विद कीमोथेरेपी रहती है। सो बट ब्रॉडली जो हम क्लासिफाई करते हैं वो यही है कि मेन जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी रहते हैं। जी, तो मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरेपी और सर्जरीज ही रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। एंड कीमोथेरेपी। एंड कीमोथेरेपी। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया, तो एक चीज़ जैसे सोल्यूशन तो हमें मिल गया है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि एक ही लाइफ में, मान लीजिए हमारी जो लाइफ टाइम, हमारा जो लाइफ सर्कल है, एक बार मान लीजिए हम क्योर हो गए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि वही प्रॉब्लम हमें दोबारा से कुछ सालों बाद आज कैंसर से हम दोबारा से ग्रसित हो जाए? हाँ जी, हर कैंसर का बिहेवियर जिसमें मैंने आपको बोला डिफरेंट है। ओके। और डेफिनेटली कैंसर्स में वापस आने की क्षमता रहती है, इसीलिए हम फियर करते हैं कैंसर्स को। जी। क्योंकि अगर कंप्लीट क्योर भी हो जाए, पेशेंट को रेगुलरली फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। ओके। लोग सोचते हैं कि एक बार ही ठीक हो गया तो इसका मतलब अब ठीक हो गया, अब हमें आने की ज़रूरत नहीं है। जी। जी। बट कैंसर्स कुछ महीने, कुछ सालों बाद भी आ सकते हैं। जी। कई बार देखा गया है कि 8-8, 10-10 साल बाद भी वापस आ। सो इसीलिए उसका फॉलो अप करना सही प्रकार से बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके डॉक्टर आपको कहते हैं। जी। सो दैट फॉलो अप प्रोसीजर शुड बी फॉलो। जी। एंड आई थिंक डॉक्टर, एक बार ठीक होने के बाद बहुत ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखे, हर चीज़ का ध्यान रखे, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। क्योंकि डॉक्टर देखिए, हम आज महिलाओं की बात करें, लेकिन जैसे ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में युवराज सिंह, इनको भी कैंसर था, बट एट प्रेजेंट ही इज़ डूइंग सो वेल, ही इज़ इन द इंडियन टीम। एंड आई थिंक एक टाइम पे किसी को इतना विश्वास नहीं था कि वो इस कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़कर वापस भी आएंगे और इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महिलाओं में भी हमारे, जैसे हमने सुना है कि मनीषा कोइराला जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको भी कैंसर था, बट अभी वो ठीक हैं। तो आई थिंक उनको भी ऐसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनको एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है। पार्टली यस, बिकॉज जो आपके हाथ में है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जी। स्पेशली जब हम बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स की या लंग की या सर्वाइकल कैंसर्स की, लाइक स्मोकर्स, अगर वो स्मोक करते रहे तो ऐसा नहीं है कि ठीक हो गए तो दोबारा शुरू, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। सिमिलरली जैसे अपने का लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, अपना डाइट का ख्याल रखना, और बाकी तो हमारे हाथ में नहीं है। एट द सेम टाइम हम ये कह के कि कैंसर वापस आना चाहते हैं, हम डराना नहीं चाहते हैं, बट दिस इज जस्ट टू कीप एन अवेयरनेस कि मतलब यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आएगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने लिए आप उसको बार बार डॉक्टर के पास एज एंड व्हेन बुलाया जाए, फॉलो अप करते रहें अपने जो आपके हाथ में है वो डेफिनेटली। आई थिंक अपने हाथ में हम डॉक्टर इतना कर सकते हैं, अपने खाने पीने का हम ध्यान रख सकते हैं, अच्छी चीज़ें खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, ताकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आए हैं वो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। आई थिंक इसीलिए आज वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट। जी टू एन एक्सटेंट। एंड द अदर थिंग इज, मुझे लगता है कि कैंसर पेशेंट्स जैसे जो ट्रीटेड होते हैं वो आपस में अगर एक दूसरे को मोटिवेट करें तो वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। हाँ जी। सो दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, आपस में बताना एक दूसरे को कि फॉलो अप करना ज़रूरी है और अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, वो शायद उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आज के शो पर विराम देने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को, खास करके महिलाओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से डरे नहीं, इस कैंसर जैसी बीमारी से वो बिल्कुल भी डरे नहीं, और इस प्रॉब्लम से अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे कैसे लड़े और अपना कैसे ध्यान रखें? देखिए, एक तो कैंसर प्रिवेंशन के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपको बोला है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कीप फिट, हैव फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी अवॉइड कीजिए, एंड साथ में जैसे लाइफस्टाइल में नो स्मोकिंग एंड ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। एंड द अदर थिंग इज़ कि प्रिवेंटिव अर्ली डिटेक्शन जैसे है वो कई कैंसर्स में की जाती है, लाइक रेगुलरली आफ्टर द एज ऑफ 30 वुमेन को पैप स्मीयर करवाना चाहिए या
लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जिसमें नीचे पानी लेके हम टेस्ट करते हैं जी। एंड एट द सेम टाइम जो आप खुद घर बैठे कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि पीरियड्स के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 5 डेज में की जाती है। आप अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन कीजिए और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गांठ या कुछ एबनॉर्मेलिटी फील हो रही है जी। तो आप डॉक्टर को दिखाइए। आप अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं जी। एंड अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें एक अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या इतना सा अपने लिए ख्याल रख सकते हैं तो आई एम श्योर कि एक तो आप काफ़ी हद तक अपनी डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं जी। और अगर प्रिवेंट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो ठीक से उसका इलाज हो सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, कि हम आशा करते हैं कि जितने भी लिसनर्स ने प्रोग्राम सुना है उनको आपकी इन बातों से ज़रूर हेल्प हुई होगी और आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।